हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं कमलेश जी। कमलेश जी, वेलकम टू आईबीटीवी। Priya ji, thank you very much. Good afternoon. How are you doing, ma'am? फाइन सर, एंड हाउ अबाउट यू? All good, ma'am. तो सर, बाजार से शुरू करते हैं एज यूजुअल। मार्केट जो है आज हल्का सा नीचे नजर आया है। सेंसेक्स इज डाउन बाय 133 जी। पॉइंट्स एट 84,817। और निफ्टी 58 पॉइंट्स नीचे है, 25,954। एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर आर भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, रिलायंस एंड आईसीआईसीआई बैंक। टॉप फाइव गेनर्स: भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस एंड आईसीआईसीआई बैंक। लूजर्स, टॉप फाइव लूजर्स: टेक महिंद्रा, इंटरग्लोब एविएशन, हिंडाल्को, बजाज फाइनेंस एंड जियो फाइनेंशियल। मार्केट दिन में सुबह जो है वो ज्यादा नीचे था, लेकिन इस वक्त इट्स ओनली 133 पॉइंट्स डाउन। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस 0.6% डाउन है। सेक्टोरल इंडाइसेस देखे तो दे आर ट्रेडिंग इन रेड। मेटल शेयर्स जो है उसमें भी 3% की गिरावट नजर आई है। तो कमलेश जी, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द मार्केट? प्रिया जी, मार्केट में थोड़ी आज आपने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा नरमाई दिख रही है। हम्म। लेकिन मॉर्निंग सेशन से अभी आफ्टरनून देखे तो थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। और हम्म। जब मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो मूवमेंट है ना, वो अब जिस वर्तमान परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, हम्म। तो वो उसे एक बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया समझनी चाहिए। हम्म। और मार्केट के जब तक एक कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना, हम्म। तब तक मार्केट के बारे में प्रिडिक्ट करना भी मुश्किल होता है। हम्म। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द मार्केट इज, हम्म। मार्केट जहां भी होने दीजिए, कोई हम्म। भी स्थिति होने दीजिए, हम्म। लेकिन जो अच्छी कंपनियां होती है, अच्छे स्टॉक होते हैं, हम्म। वो हर स्थिति में अच्छे ही होते हैं। जी। तो जब ये ऐसी स्थिति जब निर्माण हो कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, मार्केट हम्म। नीचे आ रहा है, तो हम्म। स्वाभाविक रूप से कोई स्टॉक अगर 50% 60% नीचे आते हैं, तो हम्म। कुछ अच्छे स्टॉक भी 10-20% नीचे आ जाते हैं। जी। तो करेक्ट। मैं ये कहता हूँ कि इन्वेस्टर्सों के लिए है ना, हम्म। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो जो हम्म। लोग मार्केट में निवेश करते हैं या निवेश करना चाहते हैं, हम्म। उनको एटलीस्ट मार्केट के ऊपर है ना अपनी नजर बनाए रखना चाहिए। हम्म। और ऐसे अवसरों को ढूंढना चाहिए हम्म। कि देखिए, मार्केट तो ऊपर नीचे होता रहेगा, जी। लेकिन अच्छी कंपनियां जैसे मैंने कहा ना, वो हमेशा बेहतरीन प्रदर्शन करती है। हम्म। और किसी समय पे भी ओवरऑल जैसे आज की स्थिति है कि पूरे विश्व में अनिश्चितता है, तो ठीक है, कुछ 6 महीना 1 साल 2 साल के लिए वो कंपनी का परफॉर्मेंस एवरेज रहेगा। लेकिन जैसे ही स्थिति बदलती है ना, तो हम्म। अगेन दे स्टार्ट शाइनिंग एंड ग्रोइंग। तो ये मार्केट की स्थिति में मैं अभी यही कहूंगा छोटे निवेशकों कि ये मार्केट अभी भी ऐसा ही, इस प्रकार से ही चलता रहेगा। हम्म। और सेक्टर वाइज के ऊपर ध्यान देने से मैं ये मानता हूँ कि इंडेक्स को देखने की बजाय आप पर्टिकुलर काउंटर स्टॉक्स को देखना चाहिए। जी। सर, आगे बात करते हैं बैंकिंग रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में एज वेल एज ग्लोबल इवेंट्स, लेकिन पहले वील जस्ट क्विकली लिसन टू द कॉर्पोरेट न्यूज। तो टीवीएस मोटर कंपनी ने केन्या में टीवीएस अपाचे RTR 180 लॉन्च कर वैश्विक विस्तार किया। एफ एंडो कारोबार 17 नवंबर को 2.36 लाख रुपए करोड़ रहा। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 5,463 रुपए के इंडेक्स डेरिवेटिव्स बेचे। भारत में बेरोजगारी दर 5.2% पर स्थिर बनी हुई है। भारत को लाभ मिलेगा क्योंकि अमेरिका ने कुछ कृषि उत्पादों पर शुल्क हटाए। वाणिज्य मंत्रालय। डीसीएक्स सिस्टम्स को 16 रुपए 45 पैसे करोड़ का ऑर्डर मिलने पर शेयरों में तेजी आई। टाटा पावर की इकाई ने बीकानेर में एनएचपीसी के लिए 300 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट चालू किया। HCL टेक्नोलॉजीज ने एनवीडिया के साथ मिलकर फिजिकल एआई इनोवेशन लैब शुरू की। पेटीएम ब्लॉक डील में 1,722 रुपए करोड़ के शेयरों का लेन देन हुआ। मौजूदा पे फंड्स ने संभवतः हिस्सेदारी बेची। एम्फेसिस ब्लॉक डील की पुष्टि हुई। फिजिक्स वाला ने शेयर बाजार में शानदार शुरुआत की। आईपीओ मूल्य से 33% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई। तो सर, ये थे हमारे कॉर्पोरेट न्यूज।
अब बात जी। करते हैं बैंकिंग के बारे में, बैंकिंग रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। आप क्या कहना चाहेंगे? हमने सुना है कि बैंकिंग को पूरा रिस्ट्रक्चर, बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें पूरा एक रिस्ट्रक्चरिंग आने वाला है। तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? प्रिया जी, अगर हम इस विषय के ऊपर बात करें ना, हम्म। तो पहले लेट्स लुक एट व्हाट वाज द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट पॉलिसी। हम्म। तो आपने देखा होगा पिछले 5 वर्ष पहले भी हम्म। भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया था हम्म। कि भारत में बैंकिंग सेक्टर का रिस्ट्रक्चरिंग होगा, हम्म। मर्जर एंड एक्विजिशन जिसे हम कहते हैं M&A, हम्म। वो होगा। और बैंकिंग सेक्टर को मूल रूप से एक ताकतवर बनाना, बैंकों की कैपेसिटी स्ट्रेंथ को बढ़ाना, बिकॉज ऑब्वियसली जब कोई दो कंपनियां मर्ज होती है तो स्वाभाविक रूप से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, साइज बढ़ती है। And in continuation with that kind of policies and objectives of the government of India, हमने देखा कि पिछले 2-3 साल पहले ही कुछ बैंकों को मर्ज किया गया। PSU बैंकों की हम बात कर रहे हैं। अभी भी गवर्नमेंट ने तब भी ये कहा था, आज भी ये भूमिका है कि ये जो मर्जर एंड एक्विजिशन की प्रोसेस है वो आगे भी बढ़ेगी, चलती रहेगी। और इसलिए अभी भी जो भारत में कुछ 12-13 PSU बैंक्स है, तो उसको भी मर्जर की प्रक्रिया में लाया जाएगा। और एक अनुमान ऐसा है प्रिया जी कि आने वाले दिनों में भारत में 4 से 5 ही, लेकिन बड़ी वेरी लार्ज स्केल ऑफ बैंक, जिसे हम कहते हैं ना इंटरनेशनल मल्टीनेशनल बैंक्स होते हैं, उस लेवल की बैंक बनाने के ऊपर भारत सरकार की अपनी एक भूमिका है, पॉलिसी है। और ये स्थिति को देखते हुए भारत सरकार, शायद मैं ऐसा मानता हूँ, हालांकि मैंने पब्लिक डोमेन में अभी तक उसके बारे में कुछ देखा नहीं है, सुना नहीं है कि किस तरह से वो मर्जर करेंगे, किस बैंक को कहाँ से मर्जर करेंगे, शेड्यूल क्या होगा उसका, इफेक्टिव डेट क्या होगी, वो सारा अभी तक पब्लिक डोमेन में तो नहीं है। पर मैं ऐसा, मेरा खुद का ऐसा मानना है, इन माय ओपिनियन इट विल टेक प्लेस इन नेक्स्ट 6 months to 12 months, वो होना चाहिए। और प्रिया जी, कोई भी जब एक कॉर्पोरेट में या जीवन में कहीं भी जब एक बदलाव होता है, चेंज होता है, तो चेंज हमेशा इनिशियली पेनफुल होता है। जी। चेंज ऑलवेज ब्रिंग्स न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू चैलेंजेस बोथ। तो हम्म। हमने एक फेज जब मर्जर का देखा तो कुछ चैलेंजेस थी। तो मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार जब ये सेकंड फेज ऑफ द मर्जर चालू करेगी, तो पिछले बार में जो छोटे मोटे इश्यूज होंगे उनको वो अच्छी तरह से एड्रेस करेंगे। हम्म। एंड आई डू होप कि वो जो मर्जर प्रोसेस है ना, वो स्मूथली कंप्लीट होगी, ऐसा कह सकता हूँ। हम्म। और मेरी अपनी राय ये है कि मर्जर एंड एक्विजिशंस जो है, इट्स हम्म। अ गुड फॉर द सेक्टर एज अ हम्म। होल, गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी एज वेल। जी। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो चेंजेस आने वाले हैं, हाउ विल दिस हेल्प इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ बैंक्स? रिया जी, देखिए, मैंने इसके लिए मैं ये सोच रहा था कि हम इसके ऊपर विस्तृत में जब बात करेंगे ना, तो हम्म। लेट्स चॉक आउट सम जी। मेन की पॉइंट्स कि हाउ हम्म। हाउ इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट एंड इफेक्ट। देखिए, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मर्जर है ना, उसमें नंबर 1 हम्म। इज द इकोनॉमीज ऑफ द स्केल है। हम्म। नंबर 2 फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग है। हम्म। नंबर 3 मार्केट एक्सपांशन है। नंबर 4 टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। हम्म। नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी इज अ इम्प्रूव्ड रिस्क मैनेजमेंट है। हम्म। एंड नंबर 6 इट इंक्रीजेस द competitiveness. हम्म। Now, these are the major, I would say, the points. हम्म। ये मर्जर एक्विजिशन जब करते हैं हम्म। तो इसके ऊपर ध्यान होता है, होना चाहिए। और ये यही सब चीजें जो है ना, हम्म। कैन मेक द बिगर चेंज इन द बैंकिंग सेक्टर। हम्म। मैं हर एक पॉइंट के ऊपर अगर कुछ एक एक लाइन में सिंपल कुछ एक्सप्लेनेशन या कमेंट दूं, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं उसके, लेमन की लैंग्वेज में समझाता हूँ। हम्म। मान लीजिए कि आपका कोई एक 100 रुपये का प्रोडक्ट है, तो उसके ऊपर आपका जो एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिव एक्सपेंसेस कहिए, टोटल एक्सपेंसेस कहिए, कम्स टू अराउंड 30%। लेकिन जब वो 100 रुपया का ही बदले जब आपकी वो मर्ज होके बन जाता है 500 रुपया, तो वो आपका जो इकोनॉमिक्स का स्केल का बेनिफिट जो आप जब 30 रुपये में कर रहे थे,
वो 30 का सीधा 5 गुना नहीं होता है, वो 30 का 60 रुपया ही होगा at the most. At the most, these are all simple examples है. It I'm not saying it happens that way, but लोगों को समझ में आए इसके लिए. तो क्या होगा, अरे परसेंटेज टर्म में अगर आप देखें, 100 रुपया के प्रोडक्ट को आपको बनाने के लिए 30 रुपीज आपका कॉस्ट हो जाता है, 30%. अब वो 500 रुपया का प्रोडक्ट जब बनाते तो कॉस्ट है 60 रुपीज. तो आपका जो एक्सपेंसिस है ना, हैज कम डाउन टू 11 to 12%, क्योंकि 500 रुपया पे आप 60 रुपीज खर्च कर रहे हो. हम्म। तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का बेनिफिट वही होता है कि आपकी है ना ऑपरेटिव कॉस्ट बहुत कम हो जाती है हम्म। ऑन स्केल बेसिस. नंबर 2, फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग. हम्म। फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग के दो एस्पेक्ट है प्रिया जी. एक तो ये होता है बहुत सारे बैंकों के जो एनपीएस होते हैं, तो वो एनपीएस में एक इंडिविजुअल बैंक है उसका, अभी हमने अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ समय में हम्म। हमने एनपीएस डबल डिजिट में भी देखा था कुछ बैंकों का. जी। तो क्या होता है कि दैट बेसिकली हम्म। किलिंग दैट पर्टिकुलर बैंक, क्योंकि क्या होता है आपका लार्जर चंक जो है ऑफ योर एसेट्स हैज बिकम द बैड डेट्स या पोटेंशियल बैड डेट्स. अब वही चीज मान लीजिए 2-3 बैंक मर्ज हो जाती है, हम्म। और दोनों तीनों बैंकों को मर्ज बना के स्ट्रेंथ बनाते हो ना, तो फाइनेंशियल नंबर्स बैलेंस शीट्स वगैरह साइज देखोगे, तो मेरा मानना है कि ऑब्वियसली जो एनपीए है ना, वो थोड़ा नीचे दिखेगा. जो हमने कॉस्ट के लिए गिना, वैसे ही एनपीए के लिए रूल अप्लाई होता है कि अगर आपका कोई एक बैंक का डिपॉजिट पोर्टफोलियो 1 लाख करोड़ का है, 3 बैंक मर्ज होते तो 3 लाख करोड़ का डिपॉजिट दिया जाता है. तो एक इंडिविजुअल बैंक का मान लीजिए कि आपका 10,000 करोड़ का एनपी है. अब तीनों बैंक मिला के एवरेज समझो 10-10 की पकड़े तो 30,000 होता है. लेकिन जब बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ 3 लाख करोड़ की होती है ना, तो क्या होता है कि उनकी लैंडिंग पावर बढ़ती है, उनका फंड डिप्लॉयमेंट इन द मार्केट बढ़ता है, तो उनके रेवेन्यू जनरेट हो जाते हैं, बैंक प्रॉफिट में आ जाती है. तो वो जब बड़े प्रॉफिट के सामने उनका एनपीए का फिगर जो है ना, वो थोड़ा आपको नीचे दिखेगा. मैं ये नहीं कहूंगा कि एनपीए कवर हो जाता है, इसमें कवर की संभावना कम होती है. लेकिन क्या होता है कि एनपीए को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में कन्वर्ट करके वो उसको एक प्रोडक्ट बना के एआरसी कंपनी को प्रोडक्ट ही एक बंडल बना के दे देना, बेच देना, तो बैंकों के लिए रिकवरी थोड़ी फास्ट हो जाती है. हम्म। तो उस प्रकार से आप देखेंगे ना, तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में ये एक बेनिफिट है. दूसरा ये होता है द साइज इज बिगर ऑफ द बैंक. कोई आज मान लीजिए मल्टीनेशनल कंपनी किसी इंडिविजुअल बैंक के पास आए और कहे कि उनको 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के फंड चाहिए, शायद कोई एक बैंक के लिए मुश्किल हो. तो अर्लियर क्या होता था, कंसोर्शियम ऑफ बैंकिंग होता था फाइनेंस का, तो 5-6 बैंक साथ में आती है और कलेक्टिव सब मिलके फंडिंग कर रहे थे. अब एक एक जायंट बैंक हो जाती है, तो दे आर कैपेबल ऑफ लैंडिंग द ह्यूज अमाउंट एज वेल. तो जिससे फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग ऑफ इकोनॉमी होता है, ऐसा हम कह सकते हैं. नंबर 3, मार्केट एक्सपेंशन. मार्केट एक्सपेंशन में यही बात होती है कि आज मान लीजिए बैंक ए है, बैंक ए का पूरे हिंदुस्तान के अंदर 5,000 ब्रांच है. बैंक बी है, उसके पास 5,000 ब्रांच है, और बैंक सी के पास भी 5,000 ब्रांच है. अब जब तीनों बैंक कंसोलिडेट हो जाती है, मर्ज हो जाती है, तो पूरे देश में एक ही बैंक का एक ही बैनर में यू गेट 15,000 ब्रांचेस. 15,000 ब्रांचेस का हर एक बैंक के अपने अपने प्रोडक्ट हो गए. कोई एक बैंक में 4 प्रोडक्ट है, किसी में 5 प्रोडक्ट है, किसी में 6 प्रोडक्ट है. तो टोटली क्या गया, 2-3 प्रोडक्ट और नए एक ही बैनर के अंदर आ जाते हैं. अब मार्केट को एक्सपांड करने के लिए जब एक जायंट बैंक आती है, तो दे कैन अफोर्ड टू यूज मोर मैन पावर, मोर टेक्नोलॉजी. यू कैन हैव अ बिगर मार्केटिंग टीम, बिगर सेल्स टीम. You can innovate and introduce some more product also. You can go up to the, I would say, type A, B, C cities, as well as you can go to the some rural areas also. तो क्या होता है कि इसका मर्जर का एक बेनिफिट ये भी है कि मार्केट बिकम बिगर. टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट वो भी एक सबसे इम्पोर्टेंट है. हम्म। एक कोई एक बैंक के लिए टेक्नोलॉजी में कहे कि आप 500 करोड़ इन्वेस्ट करो, तो शायद उनके बैंक लॉसेस में चल रहे हैं, बैड डेट बढ़ा हुआ है, तो 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना शायद चैलेंज हो जाती है. तो उस हिसाब से वो बैंक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाती है. हम्म। लेकिन जब 2-3 बैंक मिल जाती है, तब ये 500 करोड़ 700 करोड़ का प्रोजेक्ट हो, तो बैंकों के लिए थोड़ा इजी होता है टू हम्म। इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी का कैसा है, यू नीड अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट. एक हम्म। बार इन्वेस्टमेंट किया है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर दिया,
So that start giving you result in a sense that you can deliver to the all kind of a best services to your client. One, with efficiency. Number two, accuracy. And number three, most important, is the time saving. हम्म क्योंकि when you drive something through system, एग्जाम्पल मैं एक दे देता हूँ, कोई एक रिपोर्ट्स को जनरेट करना हो, मैन्युअली बनाना हो, तो रिपोर्ट में 2-3 दिन निकलता है। अब तो आप सिस्टम के अंदर रिपोर्ट डिजाइन कर दिया है, कस्टमर वांट से रिपोर्ट नंबर 125, you just go to the screen, select 125 report, print as per the customer, and within a minute it comes out. So the things which were taking the days can get resolved in a few minutes also. ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट सबसे जरूरी है। और आज की दुनिया में मैं तो ये कहूंगा प्रिया जी, फाइनेंशियल सेक्टर के साथ साथ हर इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी का जितना उसका उपयोग बढ़ाएगी, उसका व्याप बढ़ेगा ना, it will not only help grow that particular company or that sector, but it will help to grow country as a whole, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी। उसके बाद जो होता है, द इम्प्रूव्ड रिस्क मैनेजमेंट, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज थ्रेट बैंकिंग सेक्टर को ट्रेडिशनली पिछले 50-60 साल से हम देखते आए हैं। क्या होता है कि मैन्युअल्स, बहुत सारे इंफॉर्मेशन डेटा हम कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन रिस्क असेसमेंट जो होना चाहिए उस तरह से होता नहीं है। रिस्क असेसमेंट के बाद प्रोजेक्ट की वायबिलिटी, फिजिबिलिटी, टाइम बाउंड प्रोजेक्ट, what are the internal accruals which they are deploying, what are the management, what are the competencies of the management, what are the visas for them, what exactly the mission they are carrying, what are their targets, ये सारी चीजें जो होती है उसको thoroughly एक evaluation होता है, कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखी जाती है, बैलेंस शीटों का स्टडी किया जाता है, कंपनी से किस प्रकार के कोलेट्रल्स लेने हैं, किस प्रकार के एग्रीमेंट्स, टर्म्स एंड कंडीशन साइन करना है, ये सारे फैक्टर जो हो ना, तो मैं ये मानता हूँ बहुत साइंटिफिक तरीके से होगा। और बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि बैंक विल इंश्योर कि अनलेस एंड अनटिल समथिंग वेरी एब्सोल्युटली अनयूजुअल थिंग, बाकी वो पोर्टफोलियो एनपीए में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। तो है ना, एक रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होगा। पीरियडिकली यू कीप ऑन ट्रैकिंग, यू एंश्योर दैट कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी जब होती है उससे कुछ पैसे बैंकों के रिपेमेंट में चले जाते हैं, वो सारी चीजें। यानी मेरा कहना यह है कि दैट विल हेल्प, बिकॉज बड़े बैंकों को ये पॉसिबल है कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए बड़ी टीम होगी, आपके वो टीम के लिए एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, टीम के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके लिए सिस्टम डेवलप करोगे तो इसमें इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन दैट एंड ऑफ द डे लार्ज कॉर्पोरेट्स कैन एफोर्ड, उसलिए ये मर्जर हेल्प करेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस। मार्केट में क्या होता है, अगर कंपटीशन नहीं है तो आप आपके बैंक जो देगी आपको ले लेना पड़ेगा। बैंक आपको बोलेगा नहीं, हम 4 दिन के बाद रिपोर्ट देंगे, हम 4 दिन के बाद पासबुक भर के देंगे, या बैंक में आज भी जाओ कोई कोई बैंकों में तो क्यू में खड़े रहो चेक भरने के लिए, कैश भरने के लिए, विड्रॉ के लिए। अब वो सारी चीजें जो होती है ना, तो उसमें यू सी इम्प्रूवमेंट, क्योंकि क्या होगा, लार्ज बैंक होगी, दे विल यूज मोर टेक्नोलॉजी, मोर कंप्यूटर्स, मे आई डिप्लॉय मोर पीपल, तो एक आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, सर्विस लेवल स्टैंडर्ड आपका इंप्रूव होता है, कस्टमर इज डिलाइटेड विद द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, टाइम आपका सेव होता है, देयर आर मेनी थिंग्स। तो ये चीजों से है ना, दिस आर, मैं ऐसा मानता हूँ, दिस आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स व्हाई द गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर द मर्जर एंड एक्विजिशंस ऑफ द पीएसयूज बैंक, ऐसा मेरा मानना है प्रिया जी। सर, एंड आई थिंक नेक्स्ट ईयर शायद 26-27 में शायद ये करेंगे, आई थिंक जी। आफ्टर द ईयर एंड। सर, एक लास्ट सवाल है ऑन दिस टॉपिक के, ये जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, हाउ डू यू थिंक दैट दिस विल हेल्प आवर इंडियन बैंक्स टू प्रिपेयर फॉर द ग्लोबल फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी? प्रिया जी, एब्सोल्युटली राइट क्वेश्चन। बिकॉज क्या होता है कि अगर हम कोई एक बदलाव लाते हैं सिस्टम में, so then we have to see what kind of a benefit it gives to the industry as a whole, and most important to the consumer customers. तो मैंने अभी हमने जो डिस्कस किया था, ये मैंने आपको बताया कस्टमर किस तरह बेनिफिट होगा, बैंक एज अ ऑर्गेनाइजेशन कैसे बेनिफिट होगा, लेकिन मर्जर के बाद क्या होगा, सबसे बड़ा बेनिफिट कि द साइज मैटर्स। तो एक बड़ी साइज जब होती है, आज क्या है, मैं ऐसा मानता हूँ, हम आज भी दुनिया के टॉप 10 बैंक है ना उसमें नहीं है वर्ल्ड के, दो वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, likely to be the number 3 in a short time, but still we are not in the first 10 top world की लीडिंग बैंकों में नहीं है।
हम्म ग्लोबल प्रेजेंस अगर आपको बढ़ाना है तो द साइज मैटर्स है ना, बैंक की इतनी बड़ी साइज होनी चाहिए। अब प्रिया जी, मैंने जो डिस्कस किया कि इंडिया में बहुत सारे बैंकों को बड़े प्रोजेक्ट फंडिंग नहीं कर सकते, तो आप ग्लोबल लेवल की तो सोच ही नहीं सकते ना, अनलेस यू बिकम अ ग्लोबल बैंक। तो हम्म ग्लोबल कॉम्पिटिटिव से बैंक की साइज जब बड़ी होगी ना, तो देन यू कैन नॉट थिंक फॉर योर लोकल क्लाइंट, यू कैन टारगेट दी मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल्सो, के कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग इन मोर देन 1 2 5 50 100 कंट्रीज। तो वो कंपनी का जब फंडिंग का फिर उनका, यू कैन इमेजिन कि व्हाट काइंड ऑफ फंडिंग रिक्वायरमेंट विल बी देयर फॉर दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज। तो ये एक बेनिफिट होगा कि हम ग्लोबल प्लेयर बनने की हमारी शुरुआत होगी। जैसे मैंने अभी कहा, यस, एज ऑफ टुडे हम्म नहीं है, लेकिन हम भारत के पहले 10 बैंकों में कोई एक आध बैंक आए, वो स्थिति हम आए तो एक अच्छा होगा। हम्म और इससे क्या होगा कि ग्लोबल इकोनॉमी में हमारा जो रोल बढ़ना चाहिए ना, वो रोल हमारा बढ़ेगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। जी सर। सर, इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहती थी कि हम लोग देख रहे हैं कई समय से एक जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे हैं। आई थिंक 3 साल हो गए हैं। रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, उसके बाद मिडल ईस्ट में टेंशन हुआ, कुछ ना कुछ आ रहा है। अभी टैरिफ वॉर है पिछले 6 महीनों से। तो ये सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस वी आर सीइंग के इंडिया उभर के आया, वी बिकेम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। So, what are the factors that is enabling our country to remain resilient to all these global tensions? या जी, मैं यही एक विषय को अभी भी टच करने वाला था। Hmm. देखिए, अब जो पूरी दुनिया में पिछले 3 साल से वातावरण बना है जियो पॉलिटिकल टेंशन, तो यार, जब मैं सच कहूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि मार्केट ने तो इसको डिस्काउंट कर दिया अभी। यानी Hmm. वी हैव कम टू अ सिचुएशन वेयर दे से कि दिस थिंग विल नॉट बी रिजॉल्व फुल्ली, Hmm. एंड इट विल कीप ऑन गोइंग समवेयर और द अदर। बट ये सारी जियो पॉलिटिकल टेंशन के साथ इकोनॉमी तो अपना काम करती रहेगी, और इकोनॉमी अपनी तरह से ग्रो डेवलप करती रहेगी। Hmm. जहां तक भारत का सवाल है ना प्रिया जी, मैं आपको कुछ डेटा देना चाहिए, इन्फॉर्मेशन, डेटा भी नहीं, इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, Hmm. जो मुझे कन्विंस करता है, शायद अपने दर्शकों को भी कन्विंस करता है। Hmm. देखिए, एक ये मैंने पढ़ा है कि भारत स्वावलंबन, भारत की जब हम बात कर रहे हैं, Hmm. तो उससे क्या होगा कि बहुत सारी चीजें अपने देश में आज भी बनने की शुरुआत हुई है। Hmm. अब मैं डिफेंस का एक एरिया के बारे में बात करूंगा कि एक मिलिट्री शिप, माहे MH नाम है, Hmm. विल जॉइन इंडियन नेवी सून। Hmm. तो आज क्या हो रहा है कि हम डिफेंस के एरिया में भी, डिफेंस के आर्टिलरी कहिए या बहुत सारे प्रोडक्ट कहिए, Hmm. वो अब इंडिया में बनने चालू हो जाएंगे, हो गए हैं। Hmm. तो ये ग्लोबल सिचुएशन में इतने टेंशन होते हुए भी अनेक क्षेत्र में, मैं कहूँगा, भारत ने अपने आप को ग्रो करने की तैयारी कर ली है। और Hmm. इसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट अब इंडिया में बनने चालू हो गए, जैसे मैंने ये एक एग्जांपल दिया। दूसरा, मुझे एक न्यूज आया है, समझ में आया मेरी कि अ, अभी फिलहाल जो गेहूं का आटा हम बोलते हैं, Hmm. विट फ्लोर, मैदा, वो सारी चीज का एक्सपोर्ट्स के ऊपर थोड़ा इश्यूज है। Hmm. लेकिन भारत सरकार इसके ऊपर काम कर रही है, और बहुत जल्दी हमको ये सुनने को देखने को मिलेगा कि ये दोनों प्रोडक्ट का भी है ना, अपना एक्सपोर्ट बढ़ेगा। Hmm. तीसरा एक डेटा इंफॉर्मेशन में शेयर करता हूँ कि पिछले 7 महीने में, फॉर दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 25-26, पैसेंजर व्हीकल सेल हैज बीन इंक्रीज बाय 1% इन दिस 7 मंथ ओनली। और मैं नंबर में बात करूं, तो अप्रैल से अक्टूबर 25 तक जो व्हीकल्स यूनिट सेल हुए हैं, उसका नंबर है 24,50,689। दीज आर दी फिगर ऑफ 7 मंथ। और पिछले साल का पूरा 24,60,250। यानी 7 महीने में जो हमने अभी ये फिगर देखे, ये अभी इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट 10,000 व्हीकल, and we have 5 more months to go in this year. So Hmm. definitely it will surpass. I expect to close somewhere between 10%. Hmm. Number four, mutual fund has invested more than 13,500 crore rupees Hmm. in the IPOs which came in last 6 months. तो IPO में भी म्यूचुअल फंड का इतनी बड़ी पार्टिसिपेशन हो रही है, Hmm. that shows the healthy sign of the financial market
in the Indian economy. Now, एक सेबी का डेटा है, रिपोर्ट है, एंड सेबी हैज सेड इस एक्सपेक्टेशन है रिपोर्ट में कि आने वाले 3 से 5 साल के अंदर द इन्वेस्टमेंट्स इन द मार्केट विल बी डबल्ड. ब्रॉडर टर्म में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो स्टॉक मार्केट की साइज है, डेली वॉल्यूम आप कहते हो, बीएसई हो, एनएसई हो, तो उसका वॉल्यूम डबल हो सकता है. कमोडिटी मार्केट का वॉल्यूम डबल हो सकता है. नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कैन भी डबल हो सकते हैं. डिमैट अकाउंट जो अभी 20 करोड़ के ऊपर निकल गए, यू माइट सी अ 40 करोड़ डिमैट अकाउंट इन नेक्स्ट 3 to 5 years. तो ये क्या दर्शा रहा है कि आने वाले 3 से 5 साल के अंदर भी दुनिया के बाकी सारे इश्यूज, चैलेंजेस, ग्लोबल टेंशन होते हुए भी इंडियन इकोनॉमी अपनी तरह से ग्रो करती रहेगी. अच्छा, इस फिलहाल जो है ना, ये पर्टिकुलर मंथ अक्टूबर का डेटा है कि हमारा गोल्ड एंड सिल्वर की ज्वेलरी जो होती है, जेम्स एंड ज्वेलरी, इसका एक्सपोर्ट कम हुआ है, इंपोर्ट बढ़ा हुआ है. पर मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे ही एक बार टैरिफ वॉर अपना खत्म होगा, इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट विच इज वेरी लाइकली टू बी क्लोज्ड इन दिस ईयर ओनली, मैं सोचता हूँ आने वाले 1 महीने के अंदर, बिफोर दिस 31 दिसंबर, वो हो ही जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. तो उससे क्या होगा कि वो अपना जो एक्सपोर्ट इन द जेम्स ज्वेलरी है ना, यूएस इज अ बिग मार्केट है, तो वो भी वापस चेंज हो जाएगा. तो उस तरह ये सब जब डेटा मैं देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम नहीं जानते कि जियोपॉलिटिकल टेंशन कितना चलेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल. लेकिन अगर मान लीजिए वो 3 साल चलता भी है, तो अभी वीजा वीज जो जियो पॉलिटिकल टेंशन एक साइड चलेंगे, दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी वो अपनी तरह से ग्रो करती जाएगी. एक्सपोर्ट्स के नई मार्केट ढूंढी है, एक्सपोर्ट्स के नए प्रोडक्ट अलग अलग कंट्रीज में जा रहे हैं. और एक सवाल ये प्रिया जी, आपने भले पूछा नहीं, पर मैं कहना चाहूंगा कि कुछ लोग बोल रहे थे कि अगर बड़ी साइज की बैंक हो गई तो क्या इम्पैक्ट आएगी क्रेडिट ग्रोथ पे. देखिए, लार्जर फंड है, कैपिटल का ग्रोथ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो क्रेडिट टेक ऑफ बढ़ेगा. दूसरा, कुछ लोगों की चिंता है कि ये बड़ी बैंक से बड़े कस्टमर ही देखेगी. मैं ये कहता हूँ कि छोटे छोटे सेगमेंट इंक्लूडिंग एमएससी, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उनके लिए भी ऑर्गेनाइजेशंस है जो फंडिंग करेंगे. उनके लिए भी एक सर्टन बैंकिंग के एक्ट में भी एक प्रायोरिटी सेक्टर के लिए कुछ लैंडिंग मैंडेटरी कर देंगे वो लोग, तो वो रहेगा. तो एक लार्ज स्केल होता है ना जब बैंक का, बड़ी बैंक, तो उनके लिए तो हर सेक्टर की रिक्वायरमेंट पूरा कर सकती है. दे हैव टू ओपन अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर सेक्टर, वो सारे अलग से करना, मैनेज करना इजी हो जाएगा. तो मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ, मर्जर की थोड़ी बहुत कुछ इम्पैक्ट होती है ना, लेकिन ब्रॉडर पिक्चर, लार्जर स्केल पे कोई बड़ी इम्पैक्ट नहीं आएगी, स्पेशली नेगेटिव इम्पैक्ट. जी. सर, इन ये जो सिचुएशन है, इसको देखते हुए इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो है, हाउ आर दे गोइंग टू व्यू इंडिया amidst दिस ग्लोबल अनसर्टेनिटी? Priya ji, as we say always, uncertainties also brings new opportunities. करेक्ट. और ग्लोबल मार्केट में जो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो रहते हैं ना, दे नो दिस थिंग वेरी वेल. और उन्होंने जिस तरह से भारत का आकलन किया हुआ है, इंडिया एज अ कंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट्स, व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया? तो नंबर वन, वी हैव अ स्टेबल गवर्नमेंट, यस. वी हैव अ डेमोक्रेसी, we have a large talent pool in India, 145 crores की population है. We have all kind of skilled people, skilled, semi-skilled, labor class, whichever kind of a labor you want, it's available in India. Comparatively cheaper rate with the other countries and economy. तो वो सारी चीजों को देखते हुए मैं ऐसा मानता हूँ कि विदेशी इन्वेस्टर्सों का फ्लो भी इंडिया में बढ़ेगा. नॉट ओनली विद द रूट ऑफ द पीएमएस, इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में फंड आएंगे, एफआईआई अपना इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएंगे, दे पुट मनी फॉर 3 to 5 years, वो होगा. एफडीआई बढ़ेंगे, प्राइवेट वेंचर्स वाले लोग आएंगे. तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स है ना, ये मैं ऐसा मानता हूँ कि इंडिया को एक बहुत अच्छा एक उनके इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं. एंड मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि हमारा बाकी सारे इश्यूज रहे, लेकिन एक बार टैरिफ का अपना इश्यूज रिजॉल्व होता है ना, आई फील कि 2026 में ही इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो
हम्म। by all the routes, I will say, by all the routes, FDI, FPI, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, सेक्टरल कैप भी शायद कुछ सेक्टर में हट सकती है कि वो 100% फॉरेन फंड्स विल बी अलाउड। तो मैं मानता हूं कि अगले साल 2026 में वी हम्म। विल सी ह्यूज इनफ्लो ऑफ कैपिटल। तो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू कि ये करंट ग्लोबल एनवायरनमेंट है, उसमें व्हाट इज इंडियाज बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी? प्रिया जी, इंडिया बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी वही रहेगी कि जैसे मैंने कहा था कि छोटे छोटे कंट्रीज जो होते हैं, हम्म। ऑर्गेनाइजेशन हो या कंट्री हो, तो हम्म। उनके अपने एक लिमिटेशंस होते हैं। हम्म। वो बियॉन्ड दैट वो एक लेवल के ऊपर काम नहीं कर सकते। भारत एक इतना बड़ा देश, तो हम्म। आज जब हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है ना, तो हमारे लिए अपनी इकोनॉमी को नंबर 3 पे लाना, मैं मानता हूँ आने वाले दिनों में और आसान होगा। और आपने देखा होगा पहले 10th से 4th तक आने में कितना टाइम लगा, या पहले 10th में हमको कितना टाइम लगा था। तो भारत के लिए हम्म। पूरी दुनिया एक मार्केट के रूप में उभर कर आएगी। हम्म। दुनिया के हर कॉन्टिनेंट पे भारत अपना व्याप बढ़ाएगा। हम्म। यू नेम ऑस्ट्रेलिया, यू नेम अफ्रीका, यू नेम गल्फ रीजन, एशिया पैसिफिक, यूरोप, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, साउथ अमेरिका, अमेरिका। मैं हम्म। ये मानता हूँ कि हमारे लिए एक एज अ कंट्री आई एम सेइंग हम्म। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये अपॉर्चुनिटी भारत डेफिनेटली ग्रो करेगा। कि क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, हम्म। गवर्नमेंट की अपनी एक स्टेबिलिटी होती है। तो हमारे देश की एक स्टेबल सरकार पिछले 11 सालों से है, हम्म। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। द गवर्नमेंट इज नॉट अ पैरालाइज गवर्नमेंट, जैसा बोलते हैं, कुछ गवर्नमेंट में कुछ डिसीजन होते ही नहीं थे, हम्म। डिसीजन वर्षों के वर्षों वैसे ही फाइल पड़ी रहती है। तो वो वाला सीन नहीं है। हम्म। Government, entire government machineries are proactive, industries are proactive, and I'm glad that the millions of youth of this India who are talented, skilled people, they will get good opportunity। वो सारी चीजें कलेक्टिवली जब मिलती है ना, तो हम्म। मैं निश्चित रूप से कहूंगा प्रिया जी, हम्म। भारत 2030 के अंदर एक बहुत आगे विकसित हुआ देश है ना, वो स्थिति में आ जाएगा। जी। तो सर इसी पे समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ और कहना है तो वील टेक कंक्लूडिंग रिमार्क्स फ्रॉम यू एंड देन वाइंड अप फॉर टुडे। या प्रिया जी, मैं बस कंक्लूजन में यही कहूंगा, हमेशा जो कहता हूँ हम्म। इन्वेस्टर्सों के लिए, मार्केट का नॉलेज लीजिए, हम्म। नॉलेज लेके इन्वेस्ट करें। नॉलेज ना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेके इन्वेस्ट करें। हम्म। किसी भी जैसा हम कहते हैं ना, हियर से कहिए, टिप्स कहिए, हम्म। उस प्रकार में मत जाइए। और दूसरा, आपका पोर्टफोलियो जो है ना, वो डाइवर्सिफाइड रखिए। इन हम्म। सेंस कोई एक पर्टिकुलर चीज के अंदर डोंट पुट योर ऑल द मनी। हम्म। सम मनी कीप एन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट विच कैन गिव यू सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट। आपका थोड़ा कंफर्म रिटर्न भी होता है, कम होगा लेकिन होता है। हम्म। और बाकी सारे भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, कमोडिटीज है, बुलियन से। तो ऐसे अनेक प्रकार के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे इन्वेस्ट करने के लिए आने वाले दिनों में। हम्म। लेकिन जैसे मैंने कहा, फर्स्ट गेन द नॉलेज, और नॉलेज नहीं है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को हम्म। कंसल्ट करके इन्वेस्ट कीजिए। आने वाले दिनों में आप सभी को भी है ना एक वेल्थ क्रिएट करने का अवसर मिलेगा। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपसे फिर जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन दिस शो टुडे। थैंक यू सर, नमस्ते। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते। Bye.